बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बड़ा फैसला। हुकूमत की तस्दीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दौड़ें लग गईं। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, इमरान खान की अपनी ही चाल उन पर उल्टी पड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत में एक नया मोड़। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद घंटों में। उन हैपनिंग्स की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नज़र सोशल मीडिया पे जो ख़बरें चलती रहीं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 14 मार्च को अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में होंगे और ये ख़बरें तहरीक इंसाफ की तरफ से फैलाई गईं। तहरीक इंसाफ अमेरिकन चैप्टर की तरफ से ना सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका की बात की गई, बल्कि एक एहतजाज भी स्टेज किया गया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अमेरिका के दौरे पर। 14 जून को कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर के इस दौरे के मौके पे जब वो वाशिंगटन डीसी में होंगे तो तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर इकट्ठे होंगे और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो किया जाएगा। अब ये जो नाज़रीन ख़बरें चलती रहीं आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका के हवाले से, इसकी सरकारी ज़राए ने तस्दीक की कि सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर नहीं बल्कि उनके साथ नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी अमेरिका का दौरा करेंगे। और इस दौरे को नाज़रीन मौजूदा जो पाक भारत कशीदगी का एक पीरियड गुज़रा है, उस तनाज़र में इस दौरे को बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के हवाले से भी। लेकिन नाज़रीन, जहां हुकूमती ज़राए इस दौरे की तस्दीक करते हैं, वहीं अस्करी ज़राए इस ख़बर के हवाले से उनका ये कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आर्मी चीफ आसिम मुनीर के दौरा अमेरिका के हवाले से चल रही है, ये महज क्या सराहियाँ की जा रही हैं। एग्जैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो अस्करी जो प्रॉपर चैनल है वहाँ से मीडिया को बताई जाएगी, पहुँचाई जाएगी। अब नाज़रीन, आर्मी चीफ के इस दौरे के हवाले से जो बड़ा फ़ैसला है कि पाकिस्तान का केस कैसे वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना है, ख़ास तौर पे जो भारत की तरफ से जाहरियत की जंग की अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं। अस्करी ज़राए का मौक़िफ़ इस दौरे के हवाले से क्या है, वो आने से पहले इस मामले को एक लम्हे के लिए साइड पे रख देते हैं। तहरीक इंसाफ की दौड़ें क्यों लगी हैं? ये बात तो हकीकत है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्रोटेस्ट जो है 14 जून को वाशिंगटन डीसी में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानियों को बुलाया गया है कि आप आएँ और आर्मी चीफ के दौरे के ख़िलाफ़ यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करें। इस मामले पे नाज़रीन जब सवाल पूछा गया पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब से, तो बैरिस्टर गौहर ने इस एहतजाज के हवाले से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि ऐसे किसी एहतजाज की हमने कॉल नहीं दी, लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि एहतजाज करना हमारा हक़ है, पाकिस्तानियों का हक़ है। अब नाज़रीन, जो इस एहतजाज से मुतल्लिक सोशल मीडिया पे बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ को इंडिया की बी टीम का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ से खाइफ कौन है? आर्मी चीफ से खाइफ भारत है। इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक और उसके बाद आसिम मुनीर वो ये शख्सियत हैं जो इंडिया को 100 चोटें, 100 ज़रबें पहुंचाना चाहते हैं। यानी इंडिया की तरफ से ये पोर्ट्रेट किया गया
कि जो जुल्फ़िकार भुट्टो की पॉलिसी थी इंडिया के ख़िलाफ़, उसी पॉलिसी को जनरल ज़िया-उल हक ने कैरी किया और उसके बाद अब उसी पॉलिसी को जनरल आसिम मुनीर कैरी कर रहे हैं। तो अनाप जो है, तकलीफ़ या जो पेन है वो इंडिया को है। तो अगर तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ अमेरिका में प्रोटेस्ट करेगी तो किसकी टीम का किरदार अदा करेगी? तो इस पे बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बैरिस्टर गौर साहब से सवाल है कि क्या आपके पार्टी के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? क्या जो सजाद बरकी हैं तहरीक इंसाफ अमेरिकन चैप्टर का हिस्सा नहीं? क्या शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं? और अगर ये हिस्सा नहीं है और आपकी पार्टी के इजाज़त के बगैर ये वहाँ पे आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट जो है प्लान कर रहे हैं, बल्कि प्लान कर चुके हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी के डिसिप्लिन के नीचे नहीं? और अगर डिसिप्लिन के नीचे हैं तो इनके खिलाफ़ एक्शन लें। आप पार्टी के चेयरमैन हैं और अगर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते तो फिर इमरान खान की रिहाई की जो आप कोशिशें करते हैं और उसको आप कहते हैं, पीटीआई के इंटरनल ज़राइज़ को कन्फर्म करते हैं कि हमारी अपनी हरकतों की वजह से, नालायकियों की वजह से, बेवकूफ़ियों की वजह से खान साहब की रिहाई और जो फासले हैं, जो डिस्टेंस है तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, वो बढ़ जाता है, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन लें। अदरवाइज़ अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपको पीटीआई के चेयरमैन रहने या पीटीआई का चेयरमैन कहलाने का कोई हक नहीं। अगली खबर नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होना थी, जिसमें नैब की तरफ से नए प्रोसिक्यूटर ने पेश होना था। अब नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर कौन तैनात होते हैं, कौन तैनात नहीं होते, या नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जो तैनाती है उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, ये रिपोर्ट आज अदालत में पेश होना थी। इमरान खान की तरफ से सलमान सफदर ने पेश होना था, लेकिन आज ख़बर ये सामने आई है कि आज जो डिवीज़न बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसको हेड कर रहे थे जैसे सरफराज डोगर साहब, कायम मकाम चीफ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उनके साथ बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ, तो आज की समाअत इस वजह से मौखर कर दी गई है, कॉज लिस्ट को जो है कैंसिल कर दिया गया है कि जो जज साहब हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, वो दस्तयाब नहीं हैं, वो छुट्टी पे हैं। तो छुट्टी पे अगर एक जज साहब हों, वो बेंच में शामिल हों, तो उनकी रुख्सत की वजह से डिवीज़न बेंच नहीं बैठ सकता। अकेले सरफराज डोगर साहब बैठ के इस केस की समाअत नहीं कर सकते, और सरफराज डोगर साहब किसी और जज को उस बेंच में शामिल करके भी हेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक केस को एक बेंच ने टेकअप कर लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, तो फिर हेयरिंग के दौरान वो बेंच भी तब्दील नहीं हो सकता। तो इस पर तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इसके पीछे जी वो हाफिज़ साहब हैं, फ़लाने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ये बताए कि क्या जजेस छुट्टी पे नहीं चले जाते? क्या जजेस को एमरजेंसी नहीं हो सकती? क्या जजेस की अपनी कोई ज़रूरत नहीं पेश हो सकती? और फिर जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, जिनका ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है, बलोचिस्तान से उन्होंने आके बेंच में केस को सुनना था, तो उनकी कोई भी एजेंसी हो सकती है। तो इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लॉइट करना, एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाना, जनरल आसिम मुनीर पे इल्ज़ाम लगाना, तो इसका कोई जवाज़ नहीं बनता है। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस समाअत को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो एहतजाज किया है, जो प्रोटेस्ट किया है, जो इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी वहाँ पे की है, ठीक है, ये तहरीक इंसाफ का हक़ है, लेकिन जजेस से मुतल्लिक इस किस्म की ज़ुबान या इस किस्म के इल्ज़ामात के जज साहब किसी के कहने पे नहीं आए, ये मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त है, कन्विक्शन के ख़िलाफ़ सस्पेंशन की एप्लीकेशन जो है, उसके ऊपर समाअत होनी चाहिए, उस पर किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जो भी फ़ैसला बनता है, खान साहब की ज़मानत बनती है या खान साहब का सस्पेंशन का केस नहीं बनता है, तो फिर इस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन इसका फ़ैसला कर दें। और फिर नाज़रीन, आपको यहाँ पे एक टेक्निकल लीगल चीज़ और भी बताते जाएं कि अगर सस्पेंशन एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होती है, तो मेरी नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेन अपील का फ़ैसला न करे, तो उसमें दायर की गई जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें रद्द होती हैं, रिजेक्ट होती हैं, उसको कोई भी फ़रीक एपलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट में लाकर चैलेंज नहीं कर सकता। तो देखते हैं
अभी तो फ़िलहाल ये समाअत आज के दिन के लिए मुलतवी हुई है। ये नहीं है कि जज साहब समर वेकेशंस पे चले गए हैं, वो कल आ जाएंगे, उसके बाद अगले हफ्ते के लिए दोबारा बेंच बैठ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहब के ख़िलाफ़ दूसरा केस है तोशा खाना 2 का, वहाँ पर भी आज समाअत होनी थी, लेकिन आज अडयाला जेल में होने वाली ये समाअत में नई तारीख़ दे दी गई है, बल्कि तारीख़ भी कल दी जाएगी। और क्यों ये समाअत मुलतवी हुई है इसकी कोई रीज़निंग सामने नहीं आ सके, लेकिन ये केस वैसे भी बड़ा जो है वो टहल टहल के, रुक रुक के, वक्फे के साथ चल रहा है। और तहरीक इंसाफ की अपनी भी शिकायत होती थी कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो रोज़ाना की बेसिस पे चल रहे हैं। अब उसमें अगर ट्रायल प्रोसीडिंग में कहीं पे कोई रखना आता है तो तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होता, और कोई एतराज़ होना भी नहीं चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इंडिया की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इंडिया की तरफ से नाज़रीन ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो म्यांमार पीपल लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ से जो म्यांमार की एयरफोर्स का जो फाइटर जेट गिराया गया है, इंडियन मीडिया उस पर यह प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये झूठ फैला रहा है कि वो पाकिस्तान का JF-17 है, पाकिस्तान का JF-17 थंडर है, जो कि म्यांमार पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गिराया है। तो नाज़रीन हकीकत ये है कि जो त्यारा गिराया गया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, वो JF थंडर नहीं बल्कि वो चाइना मेड FTC 2000G फाइटर जेट है। 2000G फाइटर जेट का JF थंडर के साथ कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़ वास्ता दूर दूर तो क्या करीब तक का भी नहीं है। तो ये इंडियन मीडिया का इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा। दूसरा नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाता है, झूठा प्रोपेगेंडा भी करता है, लेकिन इंडिया की तरफ से अब 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके नया दिफाई निज़ाम जो है वो ख़रीदने के लिए बजट की मंजूरी दी गई है। और जो नया दिफाई निज़ाम 30,000 करोड़ की मालियत से इंडिया ख़रीदने जा रहा है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है? 30 किलोमीटर की रेंज है, 360 डिग्री की उसकी कवरेज है, और ये डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स के ख़िलाफ़, एयरक्राफ्ट के ख़िलाफ़, मिज़ाइल के ख़िलाफ़, और 24 घंटों तक ये जो सिस्टम है ये ऑपरेशनल रह सकता है। तो चीन जहाँ कोई नया जदीद दिफाई निज़ाम ख़रीदने जा रहा है, तो पाकिस्तान ने भी चीन से HQ-19 लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम ख़रीदने का फ़ैसला किया है। तो जहाँ भारत की, इंडिया की जरहरियत का ख़तरा मौजूद है, तो पाकिस्तान भी अपने दिफा को जदीद खतूत के ऊपर इस्तवार करने के लिए अपने महदूद बजट के अंदर, अपने महदूद वसाइल के अंदर जो हो सकता है वो इक़दामात अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। एक और ख़बर भी छोटी सी आपके साथ शेयर कर लें, जिससे आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी कितने छोटे शख्स हैं, कितनी छोटी छोटी घटिया हरकतें करते हैं। अब पाक भारत जंग के दौरान जो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अज़रबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया, और भी ममालिक, रशिया, चीन, खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ कर रहे, हत्ता कि अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया। तो अब ये है कि तुर्की को इरिटेट करने के लिए जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो साइप्रस का दौरा करेंगे, और साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस, उनके साथ मुलाकात करेंगे। अब क्या इस मुलाकात के ज़रिए इंडिया जो है वो तुर्की को इरिटेट कर सकता है, तंग कर सकता है? कैसे तंग कर सकता है? वजह नाज़रीन ये है कि तुर्की की तरफ से अभी तक साइप्रस को बतौर मुल्क तस्लीम नहीं किया गया है। तो ये साइप्रस का दौरा करके नरेंद्र मोदी साहब सिर्फ चाइना को, अपना तुर्की को सिर्फ इस हद तक जो है वो इरिटेट करना चाहते हैं, तंग करना चाहते हैं। बाकी तुर्की इतना बड़ा मुल्क है, माशाल्लाह उसकी अच्छी इकोनॉमी है, जदीद और बेहतरीन आर्मी डिफेंस सिस्टम उसके पास भी है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों की तुर्की भी परवाह नहीं करता। लेकिन मोदी साहब की चूँकि सोच छोटी है, छोटी सोच की वजह से वो शायद समझते हैं कि मैं
ये जब दौरा करूँगा साइप्रस का और साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करूँगा, तो इससे तुर्कियों को कोई नुकसान पहुँचेगा तो तुर्कियों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला। इससे सिर्फ इंडिया ही एक्सपोज होगा, मोदी सरकार साहब खुद एक्सपोज होंगे। और जो आलमी सतह पे इंडिया के ख़िलाफ़ केस है ट्रांसनेशनल कत्लेआम का, दहशतगर्दी के जो प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट करने का, वो केस अपनी जगह पे मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।